ये जंग का मैदान है। दिल्ली की सरहद पर खड़ी एक फौज। इसके बारे में मशहूर था कि वह जिस शहर पर धावा बोलते हैं वहाँ के कुत्ते बिल्लियों तक को जिंदा नहीं छोड़ते। जिसके सैनिक बिना लगाम घोड़ों पर सवार होते थे। घोड़ा दौड़ता रहता और घुड़सवार धनुष से तीर चलाते रहते। इस फौज ने मध्य एशिया की एक ताकतवर सल्तनत को नस्त नाबूद कर डाला, जिसने चीन तक को नहीं छोड़ा और 3 साल में कुल 60 लाख लोग मार डाले। जले जैसी ये फौज अब हिंदुस्तान पर कब्जा करना चाहती थी और इनके आगे खड़ा था सिर्फ एक शख्स, दिल्ली सल्तनत का एक जनरल, जो अपने सुल्तान की नाफरमानी करते हुए जंग में कूद गया और दुश्मन का वह हाल किया कि जंग के बाद के दिनों में जब घोड़े पानी नहीं पीते तो उनका सरदार पूछता कि कहीं इन्होंने जफर खान को तो नहीं देख लिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद असद है और आप देख रहे हैं इस्लाम MMTV। कहानी एक जंग की, दिल्ली की सरहद पर हुई एक जंग, जिसमें एक तरफ थी मंगोल फौज और दूसरी तरफ थी दिल्ली सल्तनत। कहानी शुरू होती है 13वीं सदी से। साल 1206 में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी को इस साल धोखा मिला। भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने उनको हराकर उनकी गद्दी को कब्जा कर लिया। अलाउद्दीन के तख्त नशी होने से पहले ही दिल्ली पर मंगोलों का खतरा मंडराने लगा। उन्होंने कई बार हिंदुस्तान पर हमले की कोशिश की। मंगोल सरदार दुआ खान ने साल 1292 में पंजाब पर हमला भी किया, लेकिन वे खिलजियों के आगे टिक नहीं सकी। आने वाले सालों में एक के बाद एक हमले करते रहे, लेकिन हर बार कोशिश नाकाम रही और फिर साल 1299 में साम्राज्य के सुदूर कोनों से मंगोल सरदारों को बुलाया गया। एक बड़ी सेना इकट्ठी हुई जिसने हिंदुस्तान की तरफ कूच किया। इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार इस मंगोल फौज में 1 लाख सैनिक थे और उन्हें लीड कर रहा था दुआ खान का बेटा कुतलू ख्वाजा। बर्नी लिखता है कि जैसे ही मंगोल फौज ने सिंधु नदी पार की, दिल्ली के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों में अफरा तफरी मच गई। मंगोल अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात थे। उनसे बचने के लिए लोग दिल्ली में शरण लेने के लिए पहुंचने लगे। मस्जिद भरने लगी, बाजार भरने लगे, मदारे भरने लगी। दिल्ली में चीजों के दाम बढ़ने लगे और हालात काफी खराब हो गए। अलाउद्दीन के सलाहकारों ने कहा कि सुल्तान को मंगोलों के साथ संधि कर लेनी चाहिए ठंडे दिमाग से। अलाउद्दीन से पहले कई सुल्तान ऐसा कर चुके थे, लेकिन अलाउद्दीन इसके लिए तैयार नहीं हुए। इतिहासकार KS लाल के अनुसार उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा कि मैं ऊंट की पीठ के पीछे नहीं छिपने वाला, मैं कल खुद जाकर कुतलू ख्वाजा से निपट लूंगा। जलालुद्दीन खिलजी के सुल्तान रहते हुए भी अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों से जंग लड़ी थी, इसीलिए इस बार भी उन्होंने पीठ दिखाने की नहीं सोची। ये हिम्मत वाला काम था, लेकिन दिक्कत ये थी कि अलाउद्दीन के पास तैयारी का वक्त नहीं था। अलाउद्दीन ने अपने सभी गवर्नर्स के पास संदेश भेजा कि वह दिल्ली की मदद के लिए अपनी फौज भेजे। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के पास किल्ली नाम की जगह पर डेरा डाल दिया। अलाउद्दीन खिलजी महल से निकलने से पहले अपने चाचा और दिल्ली के कोतवाल अला उल मुल्क को अपने महल की चाबी सौंपते हुए उनसे कहा था कि जो जीत कर आया चाबी उसे सौंप देना। इसके बाद यमुना के किनारे एक मैदान में अलाउद्दीन की फौज इकट्ठा हुई। लेफ्ट विंग को लीड कर रहा था नुसरत खान, बीच में खुद अलाउद्दीन खड़े थे, जबकि उनकी दाईं तरफ राइट फ्लैंक पर खड़े थे हिजबुद्दीन उर्फ जफर खान। इस परफॉर्मेंस के आगे हाथियों को खड़ा किया गया ताकि वे मंगोल फौज के सामने बंकर की तरह काम कर सके। हिंदुस्तान में हाथी थे क्योंकि बड़े जंगल थे, आज भी है। अलाउद्दीन की फौज लड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन
अलाउद्दीन का साफ हुक्म था कि उनकी इजाजत के बिना अगर कोई एक कदम भी आगे बढ़ेगा तो सर कलम कर दिया जाएगा। दरअसल अलाउद्दीन पहले हमला नहीं करना चाहते थे। उन्हें उम्मीद थी कि बाकी गवर्नर्स भी मदद के लिए फौज भेजेंगे और उनकी स्थिति ज्यादा मजबूत हो जाएगी, तब पोजीशन और स्ट्रेंथ से डील किया जाएगा। इसी स्थिति में दोनों सेनाएं कई दिन तक आमने सामने खड़ी रही और किसी ने हमला नहीं किया। फिर कुछ दिन बाद एक अजीब घटना हुई। मंगोल फौज का बड़ा धड़ा, जिसे हिजल खान लीड कर रहा था, उसने अपने कदम पीछे हटाने शुरू कर दिए। अलाउद्दीन का हुक्म था कि कोई आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन उनकी फौज के राइट फ्लैंक को लीड कर रहे जनरल जफर खान ने मौका देखकर हमला कर दिया। आगे बढ़ने से पहले जनरल जफर खान के बारे में आपको कुछ बताते हैं। 15वीं सदी के इतिहासकार याह्या सिरहिंद के अनुसार जफर खान का असली नाम यूसुफ था और उसकी पैदाइश हिंदुस्तान में हुई थी। वह अलाउद्दीन के फौज के एक ताकतवर जनरल थे। साल 1298 में जब मंगोल फौज ने सिंध पर हमला किया, अलाउद्दीन ने जफर खान को उनसे लड़ने भेजा। जफर खान ने न सिर्फ मंगोलों को हराया, बल्कि 4000 मंगोल फौजियों को बंदी बनाकर दिल्ली ले आए। इतिहासकार बर्नी के अनुसार इस जीत से जफर खान का ओहदा और ऊंचा हो गया, लेकिन इस जीत से वह अलाउद्दीन और उनके भाई उल्लू खान की नज़रों में चुभने भी लगा। बर्नी के अनुसार उल्लू खान ने तो उन्हें जहर देने की भी योजना बनाई थी एक वक्त। बहरहाल यह सब होता इससे पहले मंगोल ने एक और बार हमला कर दिया। अलाउद्दीन को जफर खान की जरूरत थी, लिहाजा जंग में उन्हें राइट फ्लैंक का कमांडर बनाकर भेजा गया। लेकिन जंग में जफर खान से एक गलती हो गई। मंगोल फौज को पीछे हटते देख जफर खान ने उन पर हमला किया। असल में यह थी मंगोलों की चाल। जफर की फौज ने 55 किलोमीटर तक मंगोलों का पीछा किया और इसी कवायद में वह बाकी प्रोवेंशन से अलग हो गए, अकेले पड़ गए। उन्हें अकेला देख मंगोल सरदार हिजल खान ने जफर की फौज पर हमला कर दिया। जफर के पास अब पीछे लौटने का मौका भी नहीं था, क्योंकि उन्होंने अलाउद्दीन के हुक्म की नाफरमानी कर दी थी। ऐसे में अलाउद्दीन उन्हें मौत की सजा देते। हालात आगे कुआं और पीछे खाई वाली हो गई। फिर भी जफर खान ने तय किया कि वह पूरी ताकत से लड़ेंगे। लड़ाई शुरू होने से पहले हालांकि हिजल खान ने जफर के पास संधि का संदेश भेजा। उन्हें ऑफर दिया गया कि अगर वह मंगोल के साथ हो ले तो उन्हें दुआ खान के पास ले जाएंगे और उन्हें मंगोल सरकार में एक बड़ा ओहदा भी दिया जाएगा। जफर इसके लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने संधि से इनकार किया। इसके बाद लड़ाई शुरू हुई। 14वीं सदी के इतिहासकार अब्दुल मलिक इस्सामी के मुताबिक दोनों धड़ों में भयंकर युद्ध हुआ। संख्या में कमजोर होते हुए भी जफर खान की फौज ने 5000 मंगोल मारे, जबकि उनके सिर्फ 800 फौजी मारे गए। हालांकि अंत में जफर के पास लड़ने के लिए सिर्फ 200 सैनिक ही बचे। इस्सामी के मुताबिक इस लड़ाई का अलाउद्दीन को पता था, लेकिन ना उन्होंने ना ही उनके भाई ने जफर की मदद के लिए फौज भेजी। जफर 200 सैनिकों के साथ लड़ते रहे और लड़ाई के दौरान वे घोड़ों पर सवार थे, लेकिन एक तीर से घोड़ा गिर गया। इसके बाद जफर ने पैदल हिजल खान के साथ में दो हाथ किए। अंत में एक तीर आकर उनके पत्थर से लगा और उसे चीरता हुआ सीने में उतर गया। इस तरह जफर खान युद्ध के मैदान में शहीद हो गए। लेकिन उनके इस हमले ने युद्ध की दिशा को बदल दिया, मंगोल रिजॉल्व को तोड़ दिया। इतिहासकार के अनुसार जफर के हमले से मंगोलों में ऐसा आतंक फैला कि वह पीछे हटने पर मजबूर हो गए। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल सेना को पीछे हटने दिया और खुद दिल्ली वापस आ गए। इस जीत में जफर खान का बड़ा रोल था, लेकिन बर्नी के मुताबिक
हुक्म की नाफरमानी के चलते अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें कभी माफ नहीं किया। बाकायदा अलाउद्दीन ने सारे शाही दस्तावेजों से उनके नाम को मिटा दिया। इसी कारण अलाउद्दीन के दरबारी कवि अमीर खुसरो के लिखे इतिहास में जफर खान का कोई जिक्र नहीं मिलता है। बाद के इतिहासकारों ने जफर खान की कहानी जरूर दर्ज किया है। जहां तक मंगोलों की बात है, इस लड़ाई के बाद मंगोलों ने 3 बार और हिंदुस्तान पर हमला किया, लेकिन हर बार अलाउद्दीन खिलजी के सामने उनको हार का सामना करना पड़ा।